गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं दिनेश झारखंडे, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने इतिहास के 30 प्रश्न देखे हैं। एग्ज़ाम में 30 प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, बार बार कौन से सवाल पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक पर सवाल पूछे गए, इन सभी पर हमने सविस्तर से चर्चा की है। आज हम प्रारंभिक समाज, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति की सभ्यता, इस पर चर्चा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि हड़प्पा संस्कृति पर पिछले वर्ष किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। हमने हमारा यह जो वीडियो है इसमें 2011 से 2024 तक के सभी सवालों का एनालिसिस किया गया है और उसके माध्यम से हम यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कराने में पूरी तरह से हमारी कोशिश रहेगी और कम से कम 1 से 20 के करीब करीब आपको अंक प्राप्त होना चाहिए, ऐसे हम आपसे तैयारी करके लेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति में किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर हमें यूपी टेट के सवाल नहीं देखना है, हमें केवल और केवल सीटेट के सवाल देखना है, क्योंकि सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं और हमारा जो सीटेट है, इस सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए हमें पूरे क्वेश्चन सेट को अच्छे ढंग से देख लेना है, कौन से सवाल बार बार पूछे गए हैं, कौन से सवाल को फोकस किया गया है। तो हमारा यहाँ पर पहला सवाल है कि जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें यहाँ पर देखना होगा, हमारा सवाल यह है कि जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोतों से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारा पहला पर्याय है, देखिए यहाँ पर हमारा पहला पर्याय है, 2 मिनट। पहला पर्याय है लेखा चित्रकला संसाधन, दूसरा पारंपरिक लोक संसाधन, तीसरा प्राथमिक स्रोत और चौथा पाठ्य स्रोत। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में हमने बताया है कि प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं, द्वितीयक स्रोत को किसे कहते हैं। अब हमारा यहाँ पर सवाल है कि जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसका सही आंसर होगा प्राथमिक स्रोत। कौन सा है? प्राथमिक स्रोत। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक स्रोत किस तरह का है। ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण करना एवं उनका निरीक्षण करना ऐतिहासिक अधिगम की दृष्टि से प्राथमिक स्रोत कहलाता है। अगर आप किसी इमारत का निरीक्षण कर रहे हैं तो वह एक प्राथमिक स्रोत कहलाएगा। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है सीटेट का, कब पूछा गया है? यह पूछा गया है 20 सितंबर 2015 को यह सवाल पूछा गया है। यहाँ पर हमारा सवाल है कि कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले 2 पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है? यहाँ पर हमें देखना है पर्याय क्रमांक 1। कौन सा पर्याय क्रमांक सही है हम यहाँ पर देखेंगे। पर्याय क्रमांक 1 है ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना। नहीं हो सकता, यह इसका आंसर नहीं हो सकता है। ये लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना, यह भी नहीं हो पाएगा। विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना और ऑप्शन क्रमांक डी है विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन क्रमांक डी, यह इसका उत्तर है। सी भी नहीं है, इसका ऑप्शन क्रमांक डी है कि विद्यार्थियों में विचारों की, इन चीज़ों की विचारों की विविधता की अवधारणा को क्या करना है? विकसित करना है। यह सही इसका जवाब होगा। उसके बाद में हम देखेंगे इसका स्पष्टीकरण। किसी घटना को 2 अलग अलग अखबारों द्वारा अलग अलग तथ्य प्रस्तुत किए जाने का वर्णन छात्रों के अध्ययन का स्रोत हो सकता है। इसमें छात्रों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करने में सहायता मिलती है। यहाँ पर छात्रों में जो विचार है
विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है, सीटेट 28 जुलाई 2013 को पूछा गया है और सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। आपको यहाँ पर देखना है कि निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन क्रमांक ए, किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, दो राजवंशों की तुलना करने में, प्राचीन भारत के शिक्षण में। एक बार ऑप्शन पर्याय फिर से पढ़ लीजिएगा। पहला ऑप्शन है किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, दो राजवंशों की तुलना करने में, प्राचीन भारत के शिक्षण में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक ए। यह इसका सही आंसर है, किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, यह इसका सही आंसर है। अब हम देखेंगे यहाँ स्पष्टीकरण। किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में समय रेखा चार्ट सबसे कैसा होता है, उपयुक्त होता है। इसमें किसी राजवंश के राजाओं और उनमें शासनकाल को चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कैसा, चार्ट के रूप में। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है, सीटेट में पूछा गया है। हमारा यह सवाल है 28 जुलाई 2013 को पूछा गया है कि एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा। आपको यहाँ पर देखना है कि यह जो शिक्षक है पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे और अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण। तो यहाँ पर सही हमारा जो आंसर है वह सही आंसर हमें यहाँ पर देखना है। तो इसका सही आंसर होगा, 2 मिनट रुकिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक बी, छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे, यह अनुदेशनात्मक उद्देश्य अवबोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें छात्रों को चिंतन मनन करने, विश्लेषण करने, कारणों को समझने के लिए पर्याप्त अवसर होता है। उसके बाद में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर के मुहरे, पीले रंग से डिज़ाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियाँ, सोने से बने बर्तन। अब यहाँ पर सही ऑप्शन हमें चुनना है, केवल ए बी सी, केवल बी सी डी, केवल ए तथा सी, केवल ए तथा डी। इसका सही आंसर है केवल ए और डी। इसका सही आंसर ये है केवल ए और डी, ऑप्शन क्रमांक सी, पत्थर की मोहरे और लोहे से बनी तकलियाँ। ए और सी, लोहे से बनी तकलियाँ, यह इसका हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। क्या बनाते थे, पत्थर की मोहरे और लोहे से बनी तकलियाँ, यह सही आंसर है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हड़प्पा के नगरों में पुरातत्वविदों को जो वस्तुएं मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से निर्मित है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने व चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यह आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रख लेना है। हड़प्पा संस्कृति पर बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण जो संदर्भ है वो संदर्भ हमें ध्यान में रखना है कि हड़प्पा के नगरों में पुरातत्वविदों को जो वस्तुएं मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से निर्मित है। तांबे और कोसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से क्या बनाए जाते थे, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। यह आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमारा अगला सवाल रहेगा सीटेट का, ये देखिए कौन सा है, तो यहाँ हम देखेंगे
अगला सवाल हमारा यह है, यूपीटीईटी में पूछा है, यहाँ सीटेट में पूछा गया सवाल है कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन क्रमांक 1 है, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। पर्याय क्रमांक बी है, शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलिखित है। विदेशी यात्रियों को वृत्तांतों में इसका वर्णन है। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पर्याय क्रमांक 1, महाराष्ट्र के पर्यटन पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हुए हैं। यह उसका सही पर्याय है। यहाँ पर हम स्पष्टीकरण देखेंगे कि भारत के पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हुए हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। यह इसका स्पष्टीकरण है। उसके बाद में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल है वह सवाल सीटेट 8 दिसंबर 2019 को पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। बहुत बार यह सवाल पूछा गया है, इसलिए आपको इसका जो स्पष्टीकरण है वो स्पष्टीकरण अच्छे ढंग से कर लेना है, क्योंकि हम यह जो सवाल है सवाल का जवाब तो दे ही पाएंगे, लेकिन इसका स्पष्टीकरण में जो डीप अगर प्रश्न पूछा गया तो इसमें किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा ये हम देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो पर्याय क्रमांक ए, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियाँ सूख गई थी। सही व्याख्या का यहाँ पर चयन करें। यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा है ये हमें देखना है। देखिए एक बार हम सवाल फिर से दोहराते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियाँ सूख गई थी। सही व्याख्या का चयन कीजिए। तो इसकी सही जो आंसर है उसका सही आंसर है ए बी डी। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, जंगलों का विनाश हो गया था, और ऑप्शन नंबर डी है, संभवतः नदियाँ वगैरह सूख गई थी। यहाँ पर हमें यह 3 ऑप्शन ध्यान में रखने हैं, ए बी और डी। यह इसका सही आंसर है। ये देखिए हड़प्पा सभ्यता का उदय कब हुआ यह आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि हड़प्पा सभ्यता का जो उदय है वो 2600 ईस्वी सन पूर्व में हुआ था। ये 2600 ईस्वी सन पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के दौरान माना जाता है। लगभग 3900 साल पहले इस सभ्यता का पतन माना जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। कितने साल पहले? 3900 साल पहले इस सभ्यता का पतन माना जाता है। विद्वानों के मतानुसार इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हैं यहाँ पर देखेंगे। तो नदियाँ सूख गई थी, हमने ऊपर देखा, जंगलों का विनाश हो गया था, मवेशिया के बड़े बड़े झुंडों में चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। यह इसका मुख्य कारण था। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वह सवाल सीटेट का जो सवाल है कि देखिए यहाँ पर निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर नर्मदा घाटी, वज्जी, गोरापाड़िया गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक बी, नर्मदा घाटी जो है आखेट और संग्रहण, वज्जी आरंभिक गणतंत्र, गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि, गंगा घाटी लगभग 25 वर्ष पूर्व के शहर, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर। यह आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सवाल बार बार पूछा गया है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इसका सही उत्तर है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण यह काल सबसे लंबी है। पूरा पाषाण काल की अवधि मानव इतिहास में सबसे लंबी है। यह प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाने से पहले प्रारंभ किया था।
वह काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्यपाषाण काल का प्रारंभ हुआ। मध्यपाषाण काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ नहीं किया, बल्कि नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था, यह ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमारा अगला सवाल 9 दिसंबर 2018 को पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यह खेती और पशुपालन का साक्ष्य पाए जाते हैं। इसका हमें सही जो पर्याय है वो सही पर्याय चुनना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क्रमांक डी है कि ए और बी दोनों सत्य है। यह दोनों पर्याय सत्य है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है और यहीं खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। इसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। यह पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से नवपाषाण युग 7000 ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान में है। वर्तमान में यह जो स्थान है बलूचिस्तान कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। यहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूँ और जौ की खेती करते थे। यहाँ के लोग भेड़ बकरी तथा अन्य जानवर भी पालते थे। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको यह ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि गेहूँ और जौ की खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान में रखना है कि प्राचीनतम एवं कृषि पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूँ और जौ की खेती करते थे। यहाँ के लोग भेड़ बकरी तथा जानवर भी पालते थे। कहाँ के? बलूचिस्तान कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। इस तरह से हमारा यह स्पष्टीकरण है। उसके बाद में हम देखेंगे सीटेट 9 दिसंबर 2018 को सवाल पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले? हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। इसका सही जो आंसर होगा वह सही आंसर होगा पर्याय क्रमांक सी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या गुजरात। इसका सही आंसर है गुजरात। हम यहाँ पर देखेंगे अब इसका स्पष्टीकरण कि भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। गुजरात में लोथल के बाद अभी कुछ समय पूर्व खोजे हुए धौलावीरा को भी नगर की संज्ञा दी गई है। लोथल, सुरकोटदा तथा धौलवीरा प्रमुख पत्तन शहर की श्रेणी में आते हैं। आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर यह ध्यान में रख लेना है कि गुजरात कहाँ पर स्थित है। गुजरात लोथल के बाद अभी कुछ समय पूर्व खोजे गए धौलवीरा को भी नगर कहा गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि यह प्रश्न बार बार पूछा गया है सीटेट में। 9 दिसंबर 2018 को पूछा गया है, 21 सितंबर 2014 को पूछा गया है। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो ऋग्वेद यह संस्कृत भाषा में रची गई थी। ऋग्वेद मूल रूप से कौन सी भाषा में रची गई थी? संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी। वेदों की रचना वैदिक काल में हुई थी। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित की गई थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। यह आपको ध्यान में रख लेना, 2 बार सवाल पूछा गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यह अच्छे ढंग से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में हमारा सवाल है यूपी टेट का सवाल पूछा गया है। यूपी टीईटी हमें नहीं देखना है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे सीटेट का सवाल पूछा है। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, जहाँ श्रेणी थे, बौद्ध मठ, धातु के सिक्के जिन पर आकृतियाँ बनाई जाती थी, शिल्पकारों और व्यापारियों के संग कृषि उत्पन्न के लिए प्रयुक्त लोगों के हल हो गए फल। इसका सही आंसर होगा लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, जहाँ शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ थे। इन संघों को श्रेणी कहा जाता था। इसके बाद में सीटेट का हमारा सवाल है कि नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं।
जहाँ अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। हमें वहाँ देख लेना है कि कौन कौन से है। चिरांद काश्मीर स्थान का नाम है और वर्तमान राज्य है। चिरांद है, कोल्डी हवा है, बुजुर्होम है, हालूर है। तो यहाँ पर स्थान है और राज्य है। चिरान यह स्थान है, इसका राज्य है बिहार। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डी हवा तो राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। बुर्जहोम जो है उसका राज्य है कश्मीर। हालूर का जो राज्य है वह आंध्र प्रदेश है। यह आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रख लेना है। एक या दो पर्याय यहाँ से उठा सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर सीटेट में 16 फरवरी 2014 को सवाल पूछा गया है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का बार नाम आया है, कितनी बार नाम आया है। तो यहाँ पर एक बार नाम आया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार, यमुना नदी का उल्लेख, ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार व यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। वैदिक काल में सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। इस तरह से यहाँ पर यह सवाल पूछा गया। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। राखीगढ़ी, सोतकाकोह, गंवेरीवाला, चिरांद। इसका सही आंसर होगा चिरांद। चिरांद नौपाषाण कालीन स्थल है जो बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से हिरण सिंह से निर्मित उपकरणों की प्राप्ति हुई है। जबकि राखीगढ़ी, सोतकाकोह तथा गंवेरीवाला हड़प्पा कालीन स्थल है। ये क्या है? स्थल है। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ 21 सितंबर 2014 को सवाल पूछा गया है कि पूर्व युद्ध और भारत वेदों में उल्लेख की तरह है। जन की तरह है। पूर्व युद्ध और भारत वेदों में उल्लेख जन की तरह है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी सन पूर्व में हुआ था, जो कई कबीलों मतलब ही जन होता है में विभक्त थे। प्रमुख कबीले थे पुरु, यदु, अनु, तुर्वश, भलानस, शिवी, विशानी तथा भरत आदि। इनका उल्लेख जन के रूप में ऋग्वेद में हुआ है। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको सभी यह हमने जो देखे पुरु, यदु, अनु, तुवर्ष, भलाना, शिवी, विशानी तथा भारत आदि, इनको आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे हमारा अगला सवाल सीटेट में पूछा गया है कि भारत, सीटेट 21 सितंबर 2014 को पूछा गया है, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे में रहते थे। इसका सही आंसर होगा दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में या उत्तर पश्चिमी भारत में। तो इसका सही आंसर होगा पर्याय क्रमांक ए, दक्षिण भारत। कौन सा भारत? दक्षिण भारत। ये देखिए यहाँ पर 2 मिनट रुकिए। दक्षिण भारत में हुआ था। ऋग्वेद में गंगा और यमुना, राखीगढ़ी, पुरु, ये भी हमारा हुआ। भारत लोगों के एक समूह में जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। 91 नंबर का हमारा सवाल है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक डी। ऑप्शन क्रमांक इसका डी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक डी, उत्तर पश्चिमी भारत। कौन था? ए नहीं है, दक्षिण भारत नहीं, उत्तर पश्चिमी भारत। भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे कहाँ है? उत्तर पश्चिमी भारत। हम इसका यहाँ पर स्पष्टीकरण देखेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में 1500 ईस्वी सन पूर्व भारत में कई अलग अलग कबीलों का आगमन हुआ जिन्हें आर्य कहा जाता था। इन्हीं कबीलों में भरत कबीला भी था, जो सरस्वती और यमुना नदी के बीच दोआब अर्थात उत्तर पश्चिमी भारत क्षेत्र में बस गया। भारत कबीले का राजा सूरदास था। यह इसका आंसर है। उसके बाद में हम देखेंगे सीटेट 21 सितंबर 2014 को सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। इसका सही आंसर है संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्रह समूह में संघर्ष करना।
एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी। यह आंसर नहीं, इसका सही आंसर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा आकेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? कारण नहीं था, यह हमें देखना है। तो इसका कारण कौन सा नहीं था? ऑप्शन क्रमांक सी, संसाधनों के लिए अन्य आकेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। बाकी के सभी ए, बी और डी कारण थे। उसके बाद में हमें यहाँ पर देखना है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8,000 वर्ष पहले गाँव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? इसका सही आंसर है सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। बार बार सवाल पूछा गया है, यह आपको ध्यान में रख लेना है कि सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। सवाल क्या है, देख लीजिए। सवाल क्या है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8,000 वर्ष पहले गोवा में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? तो सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ की खोज पुरातत्वविदों द्वारा की गई लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व मानव निवास की स्थिति को दर्शाता है। सबसे पहले यहाँ पर इंसान रहे हुए हैं। वर्तमान में यह स्थल क्रमशः पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में स्थित है। अभी विद्यमान स्थिति में यह जो स्थान है, यह स्थान पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ यही स्थित था जहाँ पर प्राचीनतम मानव बस्ती के प्रमाण पाए गए हैं। यहाँ से नवपाषाण काल तथा हड़प्पा काल के साक्ष्य क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में हमारा अगला सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरास्थल है। इसका सही आंसर होगा पूरा पाषाणिक। कौन था? पूरा पाषाणिक। यह सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश स्थित में भीमबेटका का एक पुरास्थल है। कहाँ पर है? पूरा पाषाणिक में। इसका हम थोड़ा सा स्पष्टीकरण देखेंगे। पुरापाषाणिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा से शैल चित्रों के अवशेष मिलते हैं। कौन से चित्रों के? शैल चित्रों के अवशेष मिलते हैं। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है 22 फरवरी 2015 को पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षा में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है। पहला है व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में, एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में, इतिहास को कल्पित कथा के रूप में विचित्र करने में, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। इसका सही आंसर होगा डी। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी होती है। इसके द्वारा किसी विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण आसानी से किया जा सकता है तथा विद्यार्थियों में भी संरचना के सभी पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं। ऋग्वेद काल पर और सवाल पूछा गया है कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। इसका सही आंसर है पर्याय क्रमांक बी, अग्नि, इंद्र तथा सोम। इस तरह से आज के हमारे जो महत्वपूर्ण सवाल थे उस सवाल पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। दोस्तों, आपको इसी तरह से सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना है तो हमारा यह जो चैनल है दिनेश झारखंडे, यह चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या टीचिंग पोस्ट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत ही उपयुक्त वीडियो है। उनको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।